हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव्स पर। मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए बच्चे और बचपन की 5th इकाई के नैतिक एवं संवेगात्मक विकास के इम्पोर्टेंट नोट्स, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इसको जल्द से जल्द वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस इकाई को अच्छे से समझ पाओगे। इसका एग्ज़ाम आपके निश्चित दिनांक को होना है, जिसके टाइम टेबल बदलाव के पश्चात भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जुड़े रहिए एनजे मोटिव्स के साथ। दोस्तों, मैं आपकी आज की शुरुआत करना चाहता हूं जोश और जुनून के साथ। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ हैं जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हमें हताश होकर नहीं बैठना है दोस्तों, हमें संघर्ष करके अपने आप के जीवन को निखारना है। हम उन लोगों में नहीं हैं जो हताश होकर बिखर जाते हैं। हम ज़िंदगी के बेहतरीन खिलाड़ी बन के दिखाएँगे। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। हमें भी अपना हौसला सबसे अलग करके संघर्ष करके अपने जीवन को निखारना है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे और बचपन की इकाई 5 का वीडियो, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास का। दोस्तों, इसमें पहला ही प्रश्न उठता है कि संवेग क्या है। दोस्तों, संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है। इसका आधार मनोविज्ञान है। संवेग की उपस्थिति से शारीरिक क्रियाओं में व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, अब भावना और संवेग को लोग एक ही अर्थ के साथ जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, भावना और इमोशन में बहुत गहरे अंतर हैं। फीलिंग और इमोशन में बहुत गहरे अंतर हैं। मूल प्रवृत्ति तथा संवेग के जुड़ाव को समझने के लिए मैकडूगल द्वारा प्रदत्त तालिका का अध्ययन कीजिएगा, जो इस प्रकार है। मैकडूगल ने संवेग और मूल प्रवृत्ति के संबंध में अध्ययन करने के लिए कुछ तथ्य दिए हैं, जैसे संवेग है भय संवेग के आने से मूल प्रवृत्ति पलायन की होगी। अगर किसी बच्चे को सांप दिखाई देता है तो वो वहाँ से भय के संवेग के उत्पन्न होने से मूल प्रवृत्ति पलायन कर लेगा। भूख लगने पर भोजन की प्राप्ति, एकांत से बचने का भाव में सामूहिकता में, आश्चर्य से जिज्ञासा, वात्सल्य से पुत्र कामना, क्रोध से आक्रामकता और मनोरंजन से हास्य। कुछ प्रमुख संवेग हैं, जैसे दोस्तों अध्ययनरत। इसमें आपके 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कुछ प्रमुख संवेगों को स्पष्ट कीजिए, नाम लिखिए, कुछ संवेग लिखिए। तो दोस्तों, प्रमुख संवेगों में है जिज्ञासा है, भय है, नवीन वस्तु की रचना करना है, सृजना है, प्रेम है, ईर्ष्या है, क्रोध, आक्रामकता, आत्मगौरव, आनंद, विशुक। तो दोस्तों, अब संवेग को, इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। तो इस पर आप अपनी नज़रें गड़ाए रखें, ये प्रश्न आने की संभावना है। संवेग नियंत्रण यानी कई बार न चाहते हुए भी ऐसे संवेगों का विकास होने लगता है। न चाहते हुए भी अवांछित संवेगों का विकास होने लगता है, जिससे विसंगतियों अनचाहे न चाहने वाले संवेगों का विकास होने लगता है, जिससे विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है। अतः संवेगों पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक पक्षों से मिलकर बनता है। विद्यालय स्तर पर ही इन पक्षों को विद्यार्थी में उभार कर उसके व्यक्तित्व को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। अतः शिक्षक की अहम भूमिका है कि वे विद्यार्थियों के संवेगों को पहचानने तथा उचित दिशा प्रदान करने में सहयोगी बने। विद्यार्थी शिक्षक विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर संवेगों का स्तर जान सके। मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से भी स्तर को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ सकता है कि छात्र के संवेग नियंत्रण में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार है। तो आपको सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए शिक्षक की भूमिका छात्रों के इमोशन कंट्रोल को विकसित करने में बतानी है। फिर अवांछित रूप से संवेगों का विकास अनेक प्रकार की विसंगतियों को जन्म देता है। अतः संवेगों को नियंत्रित एवं संशोधित करने के लिए कुछ इस प्रकार विधियाँ हैं। अध्यवसाय, इस विधि द्वारा बच्चों को विभिन्न कार्यों में बिजी रखा जाता है, व्यस्त रखा जाता है, उनको फ्री नहीं बैठने दिया जाता। प्रतिगमन,
इस तरह की विधि में संवेगों और तनाव की उत्पत्ति असामान्य व्यवहारों से होती है। क्रोधी बच्चा चीज़ें तोड़कर अपने तनाव को हल्का कर लेता है। अगला विधि है समन विधि। इस विधि द्वारा अप्रिय प्रसंगों को भूलने, मन से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। समन विधि दोस्तों अध्यवसाय यानी बिजी, प्रतिगमन यानी किसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर अपना क्रोध हल्का करना, समन यानी चीज़ को भूलने का प्रयास करना। संवेगात्मक क्रियाशील, इस विधि द्वारा समित रिप्रेस्ड संवेगों से मुक्ति पाने की कोशिश की जाती है। शारीरिक क्रियाशीलता गतिशील क्रियाओं यथा भाग दौड़, खेल कूद आदि से होता है। मानसिक रेचन में व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों को बदल देता है। इस विधि द्वारा समित संवेगों से मुक्ति पाने की कोशिश की जाती है। शारीरिक क्रियाशील गतिशील क्रियाओं यथा भाग दौड़, खेल कूद आदि से होता है। मानसिक रेचन में व्यक्ति अपनी विवृत्तियों को बदल देता है। अगला है अभिव्यक्ति के माध्यम से भी हम अपने संवेगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये विधि मार्गांतरीकरण सब्लिमेशन भी कहलाती है। इस विधि द्वारा संवेगों को समाज में स्वीकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। विस्थापन, पेज जेडी ने संवेगों पर नियंत्रण की विधि विस्थापन या आरोपण बताई है। इसमें संवेगों को अन्य तथ्यों पर आरोपित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है संवेगों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ध्यान से देखिएगा। संवेगों के नियंत्रण में संवेगों की उपयोगिता क्या है मनुष्य जीवन में? अभिभावकों को संवेगों का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे वे बच्चे के विकास को सरल बना सके। संवेगों का लाभ उठाकर वे बच्चे या बच्चों के जीवन को सरस बना सकते हैं। संवेगों का लाभ उठाकर वे बच्चों के जीवन को सरस बना सकते हैं। नवीन ज्ञान देने में उसे संवेगों से सहायता मिलती है। बच्चे को पढ़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। संवेगों के संतुलित विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। संवेगों के द्वारा ही बच्चों में अच्छी आदतों तथा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों ये संवेगों की उपयोगिता थी इस प्रकार, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्थात संवेगों की उपयोगिता में हमने इंक्लूड किया कि संवेगों का लाभ उठाकर बच्चे के जीवन को सरस बना सकते हैं। संवेगों की सहायता से हम नवीन ज्ञान दे सकते हैं, बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं। संवेगों के संतुलित विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा भी जा सकता है, और संवेगों के द्वारा ही बच्चों में अच्छी आदतें तथा चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी शिक्षक का स्वयं के संवेगों को नियंत्रित करने के सुझाव। अब आप स्टूडेंट टीचर जो कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, इसलिए आप विद्यार्थी शिक्षक हो, आपको स्वयं के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सुझाव देता है। अपनी मनोदशा की सही जानकारी रखें। मनोदशा या मूड को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचानें एवं जो आपको अवांछित संवेग देते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। अपनी सोच सदैव पॉजिटिव रखें, सकारात्मकता रखें, अपनी सोच में नकारात्मकता से दूर रहें। अपनी भावनाओं एवं नियंत्रण रखें, अपनी भावनाओं इमोशन पर नियंत्रण रखें, फीलिंग्स पर नियंत्रण रखें एवं परिस्थिति अनुसार सुनियोजित करें। कुशाग्रतापूर्वक अंतर्निहित ऊर्जा का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में करें। स्वयं की अच्छी बातों को जानें एवं उन्हें बढ़ाने का प्रयास करें। अगला है विद्यार्थी शिक्षक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने हेतु निम्न उपाय अपनाएं। अपनी भावना को व्यक्त करने से पहले रुकें, सोचें और व्यक्त करें। कक्ष में विद्यार्थियों हेतु संवेग नियंत्रण संबंधी निम्न गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। दोस्तों आप अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स के फीलिंग्स इमोशन कंट्रोल करने के लिए निम्न एक्टिविटीज़ का संचालन कर सकते हो। आशु भाषण, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, अधूरी कहानी पूर्ण करना, भित्ति पत्रिका प्रकाशन। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होना वाला है दोस्तों कि संवेग के विकास में कारकों की भूमिका। संवेग के विकास में कौन कौन से कारक भूमिका निभाते हैं? संवेग के विकास में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका तो दोस्तों संवेग के विकास में निम्न कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे आयु एवं परिपक्वता, एज एंड मैच्योरिटी। जैसे जैसे बालक की एज और मैच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे वह संवेगात्मक विकास संज्ञान से भी जुड़ता जाता है। किसी के क्रोध, नाराजगी, ईर्ष्या के प्रति प्रतिक्रिया न होने देने की आत्मा नियंत्रण है। अब अगला पॉइंट है अनुभव, एक्सपीरियंस। बच्चा एक्सपीरियंस से भी सीखता है संवेगों के प्रति कुछ। जैसे उदाहरण है कि
अग्नि या गर्म वस्तु का स्पर्श अनुभव करने के पश्चात ही वे आग से बचना सीखता है। नेक्स्ट है वातावरण। हमारा वातावरण भी जैसे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालय संस्कृतियाँ से गुजरकर बच्चा अपने अनुभवों को प्राप्त करता हुआ सीखता है कि हमें कौन सा संवेग कैसे प्रभावित करेगा। हमें वातावरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे कक्षा में बच्चे की सबसे सामने बेइज्जती करने से बच्चे में क्रोध उत्पन्न होता है और उसकी प्रशंसा करने पर उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। संवेग को प्राय 2 भागों में विभाजित किया जाता है। संवेग के 2 भाग हैं, प्राथमिक संवेग और आत्मचेतन संवेग। इनको थोड़ा विस्तार से देखिएगा कि प्राथमिक संवेग मानव और पशु दोनों में पाए जाते हैं। इन संवेगों के अंतर्गत आश्चर्य है, खुशी, रुचि, गुस्सा, दुख और भय आते हैं। ये सभी संवेग शिशु के प्रथम 6 महीनों में उजागर होते हैं। अगला पॉइंट है अपने आत्मचेतन संवेग। आत्मचेतन संवेग में विशेष तौर पर चेतन की जरूरत है। इसके अंतर्गत सहानुभूति, ईर्ष्या और शर्मिंदगी आते हैं जो 1.5 से 2 वर्ष की आयु में उजागर होते हैं। गर्व है, शर्म है, ग्लानि जो 2.5 वर्ष की आयु में पहली बार नजर आते हैं। आत्मचेतन संवेगों के विकसित होने पर बच्चा सामाजिक मापदंडों और नियमों को ग्रहण करता है और उन्हें अपने व्यवहार में लाता है। तो दोस्तों ये आयु के हिसाब से प्रारंभिक संवेग और आत्मचेतन संवेग है कि 1 माह से लेकर 10 माह तक ही प्रारंभिक संवेग ही प्रभावी रहते हैं। वहाँ पर 10 माह तक की उम्र तक आत्मचेतन संवेग प्रभावित नहीं करते हैं और 6 माह से ऊपर जाने के बाद आपके आत्मचेतन संवेग जैसे ईर्ष्या, शर्मिंदगी, सहानुभूति, गर्व, शर्म, अपराध बोध, ग्लानि, भय, प्रेम, क्रोध ये 2 वर्ष से अधिक होने पर परिपक्व होते हैं। ये संवेग मैच्योर होते हैं। अगला क्वेश्चन अपने होगा कि लगाव क्या है। लगाव भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें नैतिकता में। लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है जो 2 व्यक्तियों को आपस में बांधता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद भी बना रहता है। लगाव की भावना तब और प्रबल होती जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हैं तथा उसे सहज महसूस करवाते हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, लगाव से प्रश्न जरूर आने वाला है आपका। लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है, इमोशनल रिलेशन है जो 2 व्यक्तियों को आपस में बांधता है, जकड़ता है। यह संबंध समय कितना भी समय हो जाए, कितना भी दूरी हो, उसके बावजूद भी बना रहता है। उसके बावजूद भी उतना ही लगाव बना रहता है। यह लगाव की भावना तब और प्रबल होती जाती है जब अभिभावक शिशु की क्रियाओं पर प्रतिक्रियाएं देते हैं, उसे सहज महसूस करवाते हैं। अब लगाव के सिद्धांत में एक प्रमुख विचारक विद्वान का नाम आता है जॉन बॉल्बी। जॉन बॉल्बी का परिचय करवाते हैं आपसे। लगाव के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं जॉन बॉल्बी। इन्होंने 1958 में लगाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके जीवन के कुछ परिचय से देख लेते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक पास की और स्नातक के पश्चात कुसमायोजित बच्चों पर अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर दिया। आगे 2 बच्चे जिनमें एक बच्चा अनाथ था और एक बच्चा चिंताग्रस्त था, उनके साथ अध्ययन करके उन्होंने बच्चों के कुसमायोजित व्यवहार पर अध्ययन किया। आगे हम इस लगाव के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। दोस्तों बॉल्बी कॉनरोड लॉरेंज के अध्ययनों से प्रभावित थे। इन अध्ययनों में कॉनरोड ने चिंपांजी के बच्चों पर प्रयोग कर निम्न तथ्य प्रस्तुत किए थे। कॉनरोड का मानना था कि मानव शिशु भी अन्य प्राणियों के शिशुओं के भांति व्यवहार करते हैं एवं अपने माता पिता के आसपास ही रहना चाहते हैं। इससे शिशु को भविष्य में आने वाली विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। अगला है माता पिता के संपर्क में आने से पहले बच्चे की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किंतु बॉल्बी का मानना था कि मात्र शिशु की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही लगाव का आधार नहीं है, अपितु लगाव का मूल कारण जैविक संबंध है। बॉल्बी ने लगाव का कारण कुछ और बताया, लेकिन वो कॉनरोड लॉरेंज के विचारों से सहमत था, उसके अध्ययनों से प्रभावित हुआ, लेकिन इसने लगाव का मूल कारण आवश्यकताओं की पूर्ति न बताकर जैविक के संबंध बताया। अगर हम जैविक के विकास को संरचना की दृष्टि से देखें तो हम इसे और भी अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं,
किसी जाति विशेष के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जैविक संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि लगाव का सिद्धांत कॉनरैड के सिद्धांत से प्रेरित है, किंतु कॉनरैड का सिद्धांत मानव के लगाव को समझने के लिए प्रयुक्त नहीं था। लगाव का सिद्धांत भले ही कॉनरैड के सिद्धांत से प्रेरित है, किंतु कॉनरैड का सिद्धांत मानव के लगाव को समझने के लिए प्रयुक्त नहीं है। दोस्तों, चूजों का विकास थोड़े समय में ही हो जाता है, अर्थात चूजे थोड़े समय में ही परिपक्व हो जाते हैं, जबकि मानव शिशु एक लंबे समय तक अपरिपक्व रहता है। उसको मैच्योर होने में लंबा टाइम लगता है। दोस्तों, उनके अंदर सीखने की अद्भुत क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शिशु में संबंध माता पिता के साथ स्थिर न होकर समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद बच्चे का संबंध स्नेहपूर्वक माता पिता से जुड़ जाता है। यह था दोस्तों लगाव का सिद्धांत, जिसने हमने कॉनरैड और बॉल्बी के मिले जुले विचार पढ़े। अब हम देखते हैं लगाव की अवस्थाएं क्या क्या हैं। ये अवस्थाएं हम बॉल्बी के विचारों के अनुसार पढ़ेंगे। किनके विचारों के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों? ये विचार हम पढ़ेंगे जॉन बॉल्बी के सिद्धांतों के अनुसार। बॉल्बी ने अपने सिद्धांत में लगाव की 4 अवस्थाएं बताई थी, जो इस प्रकार हैं। अवस्था पहली है पूर्व लगाव अवस्था, लगाव से पहले की अवस्था, अर्थात जन्म से 6 सप्ताह के बीच की अवस्था। यहाँ पर विशेषताएं क्या होती हैं बच्चे की कि विभिन्न क्रियाओं अथवा संकेतों जैसे पकड़ना है, मुस्कुराना है, रोना है, टकटकी लगाकर देखना है आदि से शिशु मानव के संपर्क में आता है। 6 सप्ताह तक ये पूर्व लगाव की अवस्था कहलाती है, जॉन बॉल्बी के विचारानुसार। सेकंड अवस्था है लगाव निर्माण की द्वितीय अवस्था, जो 6 सप्ताह से करीब 8 महीने तक चलती है। इस अवस्था में शिशु अपने परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को देखकर एक विशेष प्रतिक्रिया करता है, यथा माँ को देखकर मुस्कुराना, हंसना व अपरिचित को देखकर रोना। दोस्तों, अगला है अपने लगाव की पूर्व अवस्था। पूर्व लगाव अवस्था पहली थी, जबकि यह है लगाव की पूर्व अवस्था। यहाँ से लगाव होने की पूर्व अवस्था है, जबकि वो पूर्व लगाव अवस्था है। दोस्तों, यह 8 माह से 8 वर्ष तक चलता है। परिचितों एवं पालकों से पूर्ण लगाव होता है। इस अवस्था में पालकों से अलग होने पर शिशु में दुश्चिंता उत्पन्न होने लगती हैं। संबंधों के प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था चौथी है। संबंधों के प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था ये 2 वर्ष से अधिक का बालक होने पर विकसित होती हैं। भाषा का निर्माण हो जाता है। अब शिशु अपने परिचितों के साथ शब्दों के द्वारा अपनी बात कहता है। अगला प्रश्न है लगाव के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? लगाव को निर्धारित करने वाले प्रमुख तथ्य। इसमें लगाव को निर्धारित करने वाले तत्व 4 बताएं, जैसे सुरक्षित संसार। सबसे पहले हर किसी को सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, इसका सुरक्षा आधार। तीसरा संबंधों की घनिष्ठता। चौथा अलग होने पर तनाव। ये लगाव के प्रमुख घटक हैं, इनके बिना लगाव का कोई महत्व नहीं है। सुरक्षित संसार, सुरक्षा आधार, संबंधों की घनिष्ठता, अलग होने पर तनाव। अब लगाव की कुछ विशेषताएं भी हैं। लगाव की विशेषताएं हैं जैसे सुरक्षित लगाव, मध्यस्थ उभयमुखी लगाव। इसमें संरक्षक अपने शिशु को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार का लगाव प्राय असामान्य समझा जाता है। पूर्व अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है कि उभयमुखी लगाव का कारण कमजोर मातृत्व संबंध है। अतः इस प्रकार के शिशु अपनी माँ एवं संरक्षक पर अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु निर्भर नहीं रहते। अगला है लगाव की विशेषता उपेक्षित लगाव। संरक्षक से दूरी हो जाती है, इसमें फिर भी लगाव कम न के बराबर रहता है। उपेक्षित लगाव वाले शिशु संरक्षक अथवा पालक से दूर रहना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप एक जान अथवा संरक्षक में क्या अंतर पाते हैं, तो शिशु दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाता। दोस्तों, उपेक्षित लगाव में यही प्रॉब्लम होती है कि वो न अपने संरक्षक और न अपने अनजान के बारे में, ये तो एक तरह का लगाव है ही नहीं दोस्तों। इसमें उपेक्षा की जाती है अपने बच्चों की, अपने शिशुओं की। अगला प्रश्न उठता है दोस्तों व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पर। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग माना जाता है। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द पर्सोनो से लिया गया है, जिसका अर्थ वेश बदलना से लिया गया है। वह वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के रूप, गुण, प्रवृत्ति, सामर्थ्यों आदि का संगठन है।
इसमें पर्सोना से ये शब्द बना है जिसका अर्थ तो होता है वेश बदलना, लेकिन यहाँ पर वास्तव में ये अर्थ न होकर व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्तित्व के रूप, गुण, प्रवृत्तियाँ, सामर्थ्यों आदि का संगठन है। वे व्यक्ति और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उसके विशेष लक्षणों का प्रयोग मात्र न होकर उसका विशिष्ट संगठन है। वे व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार से प्रकट होता है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और आत्म प्रत्यक्षीकरण अर्थात आत्म प्रत्यय। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो प्रकार से स्पष्ट होता है। फर्स्ट है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण अर्थात किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति विशेष के बारे में गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट एवं अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है। अगला सेकंड है आत्म प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति की स्वयं के प्रति क्या धारणा है, यह आत्म प्रत्यक्षीकरण में आता है। वे अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिव्यक्ति आदि के संबंध में अपनी क्या धारणा या मत रखता है, उसे आत्म प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पर्सनैलिटी डेवलप करने के निर्धारक तत्व। व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य कुछ ऐसे कारकों से होता है जिनसे व्यक्ति का विकास प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना जिससे जीवन के किसी क्षेत्र में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सके। सकारात्मक मनोविज्ञान है, मार्टिन सेलिग्मैन है। सकारात्मक मनोविज्ञान मार्टिन सेलिग्मैन ने 1998 में प्रतिपादित किया। उसमें कोबासा द्वारा प्रतिपादित दृढ़ व्यक्तित्व का जिक्र किया। दृढ़ व्यक्तित्व में 3 सी की विशेषताएं हैं जैसे कमिटमेंट, संकल्प, चैलेंज, चुनौती तथा कंट्रोल, नियंत्रण। इसमें 3 सी की विशेषताएं दोस्तों। ये कौन सा सिद्धांत है? ये कोबासा द्वारा प्रतिपादित दृढ़ व्यक्तित्व का सिद्धांत है दोस्तों। इसमें 3 सी पर बल दिया गया, मतलब कमिटमेंट, संकल्प, चैलेंज, चुनौती, कंट्रोल, नियंत्रण। व्यक्तित्व के ये 3 विशेषताएं बताई गई हैं। किसमें बताई गई दोस्तों? कोबासा द्वारा प्रतिपादित दृढ़ व्यक्ति का जिक्र। संकल्प, यहाँ संकल्प का अर्थ कमिटमेंट है। आप जीवन में जो भी सार्थक उद्देश्य पाना चाहते हैं उसे पूरा करने का पूरा निश्चय या संकल्प करें कि हर हालत में उसे ये न के न प्रकार प्राप्त ही करना है। ये आपके जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व चाहते हो तो आपका जीवन में ये 3 चीज़ जरूरी है। संकल्प, कमिटमेंट करो तो उसे पाकर ही रहो। ये न के न प्रकार प्राप्त करो। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को संकल्प करके पूरा किया है। अपने पूर्वजों, अपने महापुरुषों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को कमिटमेंट करने के बाद यह न कहने पर प्राप्त किया। अब चुनौती है सेकंड विशेषता। किसकी यह विशेषता? ये व्यक्तित्व के निर्धारक विकास विशेषता है चुनौती। यहाँ चुनौती चैलेंज लेने की सवाल है, उसका प्रत्यक्षीकरण या इसके लिए ऐसी मनोस्थिति बनाइए कि इसे परेशानी न सोचकर ऐसा अवसर जानिए जिसमें अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर सकें हम। चुनौती को चुनौती नहीं अवसर समझिएगा दोस्तों। नियंत्रण, कंट्रोल का अर्थ है आपकी सफलता या असफलता के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, न कि कोई बाह्य कारक। दोस्तों अगर आप सक्सेस होते हो तो उसके भी जिम्मेदार आप ही हो, उसके भी फल या उसके भी भागीदार आप ही हो। और अगर आप असफल होते हो तो असफलता के जिम्मेदार भी आप ही हो। तो दोस्तों ये था आपके व्यक्तित्व के 3 निर्धारक तत्व। अब आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कारकों को 2 भागों में बांटा है। कुछ कारक ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवांशिकता या जैविक प्रक्रियाओं से ही है। इस तरह के कारकों को जैविक कारक कहा जाता है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कुछ आनुवांशिक कारक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कुछ कारक ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण से होता है। जन्म के बाद व्यक्ति का किसी समाज या संस्कृति के वातावरण में पालन पोषण किया जाता है। अतः वातावरण से संबंधित भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैविक कारक या आनुवांशिक कारक। जैविक आनुवांशिक कारकों में हमारे शारीरिक संरचना, हमारे शरीर की संरचना आती है, जो भी हमारे व्यक्तित्व में शारीरिक स्वास्थ्य भी आनुवांशिकता के तौर पर आता है, जो हमारे पर्सनैलिटी के विकास में बहुत रोल प्ले करता है। अगर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पॉजिटिव है, ठीक है, वेल है, तो हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज हमारा नेगेटिव पॉइंट है ये। शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोस्तों पूर्णतः आनुवांशिकता पर निर्भर करती हैं। तो ये भी आपके पर्सनैलिटी डेवलप में एक निर्धारक तत्व हैं।
और फिर स्नायु मंडल अर्थात आपके शरीर की तंत्रिका तंत्र, यह भी जैविक कारकों में आते हैं। 3 हो गई ये दोस्तों, शारीरिक संरचना, शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, स्नायु मंडल अर्थात तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले पर्यावरणीय कारक। तो दोस्तों पर्यावरणीय कारकों को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है सामाजिक कारक, जिसमें माता पिता की भूमिका है, परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध है, आपके जन्म क्रम है, स्कूली प्रभाव है, पास पड़ोस है, सामाजिक स्वीकृति है। फिर आ जाएगा आर्थिक कारक और फिर आ जाएगा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में हम देखते हैं जैसे हमारा रहन सहन भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, हमारे रीति रिवाज, हमारी वेशभूषाएँ, हमारी परंपराएं, हमारी बोलचाल की भाषा, ये सभी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो अब आगे हम पढ़ेंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यही चल रहा है हमारे व्यक्तित्व निर्धारक वाला टॉपिक, बड़ा प्रश्न इसमें से आने की संभावना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तित्व निर्धारण में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि समाज में व्यक्ति जितनी अधिक सामाजिक क्रियाओं में भागीदारी निभाता है उतना ही उसके व्यक्तित्व का विकास अधिक होता है। इसे समझने के लिए हम अध्ययन करते हैं एरिक्सन के सिद्धांत का। दोस्तों किसका अध्ययन करेंगे? एरिक्सन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। किसे समझने के लिए? हम व्यक्तित्व के विकास को समझने के लिए। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से पहले सिगमंड फ्रायड ने मनोवैश्लेषिक सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत, और इससे पहले सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया मनोवैश्लेषिक सिद्धांत। दोस्तों ये आपके रीट में भी ये टॉपिक हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे में नैतिक विकास का उदय प्रारंभ सुपर ईगो के कारण होता है। नैतिक विकास का उदय सुपर ईगो के कारण होता है। बच्चों में विभिन्न तरह के जन्मजात अंतर्नाद अर्थात मौलिक, लैंगिक तथा आक्रामक मूल प्रवृत्ति किस हद जिसे ईद कहा जाता है होता है। समाज के मानक के रूप में उन्हें सामाजिकृत करने में माता पिता इन प्रनोदों को कुंठित कर देते हैं तथा बच्चे द्वारा माता पिता के मनाही या निषेध को स्वीकार कर लेते हैं। इससे फ्रॉइड ने आंतरिकरण की संज्ञा दी है। माता पिता के मानकों तथा विचारों को स्वीकार कर लेने से बच्चे नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इससे वे आत्मदंड, चिंता तथा दोष से भी बच जाते हैं। इसके पश्चात एरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार मेहनत करके वीडियो ला रहा हूं, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। अब देखते हैं एरिक्सन का सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है। जो एरिक्सन की पुस्तक बचपन और समाज 1950 में प्रकाशित हुई, जो बाल विकास में समाज की भूमिका को समझने में एक अहम किताब है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण जीवन भर होता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व विकास पर सामाजिक अंत्यक्रियाओं के प्रभाव को ज़्यादा महत्व दिया। पिछली इकाइयों में हमने पढ़ा कि बाल विकास का अध्ययन करने वाले चिंतक इस बात पर बंटे हुए हैं कि विकास चरण आधारित, स्टेज वाइज एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। एरिक्सन चरण सिद्धांत के समर्थक हैं, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने वाले बच्चों में दुनिया को अनुभव करने के तरीके में अहम बदलाव आ जाते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत में हम देखेंगे कि अवस्थाएं अलग अलग आचरण का गुणात्मक वर्णन करती हैं और सामान्य पहलुओं पर प्रकाश डालती हैं। इस सिद्धांत की अहम बात यह है कि हर अवस्था में प्रस्तुत होने वाले संघर्ष को सफलता से सुलझाने पर व्यक्ति संबंधित मनोसंकल्प हासिल करता है, जो आगे की अवस्थाओं को प्रभावित करता है। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के 8 अवस्थाएं बतलाई हैं, जो दोस्तों हम शॉर्ट में देखेंगे। दोस्तों इससे प्रश्न बिल्कुल आने की संभावना है, और मैं आपको वापस बता दूंगा वीडियो में। अगर आपके प्रश्न न आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये प्रश्न नहीं आया, आपने बोला था कि ये प्रश्न आने वाला है। तो दोस्तों इसमें 8 अवस्थाएं बताई हैं, इससे प्रश्न आना बिल्कुल ही ज़्यादा चांसेज हैं। फर्स्ट अवस्था है प्रथम अवस्था, जन्म से प्रथम वर्ष तक। कहाँ तक है? जन्म से प्रथम वर्ष तक, जिसे शैशवावस्था में है। मतलब आप समझ सकते हो, जन्म से फर्स्ट ईयर तक। इसमें मनोसामाजिक तत्व क्या हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, आस्था बनाम अनास्था। तो इसमें विशेषताएं क्या है कि प्यार व दुलार के कारण दूसरों तथा अपनों में विश्वास की भावना का होना, और ऐसा न होने पर अविश्वास की भावना का उदय होना। तो इसमें अनुकूल परिणाम ये होगा कि आशा का जन्म हो, आस्था का जन्म हो, विश्वास का जन्म हो। आप एक दूसरे को, आप अपने छोटे बच्चों को विश्वास बंधाइए कि आप उनसे प्यार व दुलार करते हैं, आप उनकी सुरक्षा करेंगे। ऐसे
आशा और विश्वास बंधाइए। नेक्स्ट है आपका द्वितीय अवस्था, जो 2 वर्ष से 3 वर्ष प्रारंभ तक चलती है। ये बाल्यावस्था में चलती है। इसका मनोसामाजिक तत्व हैं स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। सामाजिक वातावरण को समझकर स्वतंत्र पूर्वक व्यवहार करना और असफल होने पर संदेह का भाव होना। बच्चा क्या करता है, सामाजिक वातावरण को समझकर स्वतंत्र पूर्वक व्यवहार करता है और अगर वो असफल हो जाता है तो उसे संदेह का भाव होता है। इसका आपके अनुकूल परिणाम क्या होगा, आत्मनियंत्रण, इच्छा शक्ति। थर्ड स्टेज है पहल बनाम हीनता। क्या है, पहल बनाम हीनता, जो कि 4 से 6 वर्ष खेल की आयु के अंतर्गत होती है। पहल करके नई जिम्मेदारी निभाना इसकी विशेषताएं हैं। असफलता पर अपराध की भावना पालना और इसका अनुकूलन परिणाम है निर्देश एवं उद्देश्य। अगली चौथी स्टेज है विद्यालय आयु से 6 से 10 वर्ष। विद्यालय आयु 6 से 10 वर्ष परिश्रम बनाम अपराध बोध। परिश्रम का भाव विकसित करना और असफल होने पर हीनता का भाव विकसित होना। दोस्तों इसमें भी आपके निर्देश एवं उद्देश्य अनुकूलित परिणाम होंगे। पंचम अवस्था है किशोर अवस्था में, जो 12 से 20 वर्ष तक आएगी। इसमें आपके मनोसामाजिक तत्व हैं भूमिका बनाम भूमिका संशय। समाज में अपनी पहचान बनाना, ये इसकी विशेषता है। समाज में अपनी पहचान बनाना और भूमिका ही सही समझ न होने पर असमंजस की स्थिति में आ जाना। इसमें आपके अनुकूलित परिणाम होंगे कर्तव्य परायणता। षष्ठम अवस्था 6th स्टेज है प्रारंभिक वयस्क अवस्था 20 से 24 वर्ष। आत्मीयता बनाम अकेलापन। समाज में रहते हुए अपने परिजनों से घनिष्ठता को प्रदर्शित करना और ये रुकावट आने पर पृथकता की भावना का विकास होना, ये इसकी विशेषता है। छठी अवस्था की समाज में रहते हुए अपने परिजनों से घनिष्ठता को प्रदर्शित करना, ये तो हो गया आत्मीयता। और ये रुकावट आने पर पृथकता की भावना विकसित हो जाती है, अकेलेपन की भावना का विकास हो जाता है। जबकि इसमें अनुकूलित परिणाम तो यही होगा कि प्रेम बढ़ेगा, जबकि विपरीत होगा तो वो अकेलापन में चला जाएगा। सप्तम अवस्था होती है आपके मध्य वयस्क तक 24 वर्ष से बाद। उत्पादकता बनाम स्थिरता। इसमें विशेषता है अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना और ऐसा न होने पर स्थिरता का उत्पन्न होना। उत्पादकता और बनाम स्थिरता, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना और ऐसा न होने पर स्थिरता का उत्पन्न होना, अर्थात इसमें जिम्मेदारी बनती है अनुकूल परिणाम। दोस्तों आगे है 8वां अवस्था अहम बनाम संगठन। जीवन में सफल होने पर अहम की संपूर्णता का भाव होना और असफल होने पर निराशा का अनुभव होना। इसमें अनुकूलित परिणाम होगा विवेक। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस सारणी के माध्यम से आप निबंधात्मक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर पाओगे। इस प्रश्न में अवस्थाएं दी हैं आपको 8, उनमें मनोसामाजिक तत्व क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, अनुकूलित परिणाम क्या हैं और वो विशेषताएं किस प्रकार प्रभाव डालती हैं, ये आपको ध्यानपूर्वक, यदि वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो आप। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत है। कोहलबर्ग महोदय का सिद्धांत भी हमें पढ़ना है दोस्तों। कोहलबर्ग महोदय क्या बताते हैं, ये कोहलबर्ग महोदय पियाजे की तरह ही कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ अवस्थाओं में होता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों। पियाजे की तरह ही कोहलबर्ग मानते हैं कि नैतिक विकास कुछ अवस्थाओं में होता है। कोहलबर्ग ने पाया कि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। 20 साल तक बच्चों के साथ एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग इन निर्णयों पर पहुंचे। इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थी। इनमें से सबसे लोकप्रिय दुविधा यह है, यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था।
उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हाइनज उन सबके पास गया जिन्हें वह जानता था। फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के काम से आधे ही थे, दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उसे दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी केमिस्ट ने मना कर दिया। केमिस्ट ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हाइनज ने केमिस्ट से दवाई लाकर दिखाने के लिए कहा। केमिस्ट ने काउंटर पर जैसे ही दवाई रखी, हाइनज उठाकर भाग गया। दोस्तों, ये क्या है? नैतिकता का सिद्धांत बता रहे हैं आपको कहानी के माध्यम से। ये कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या समझते हो? ये कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार किया, उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर देने थे। क्या हाइनज को ये दवाई चुरा लेनी चाहिए थी? क्या चोरी करना सही है या गलत है? क्यों? क्या ये एक पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए? क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? क्यों और क्यों नहीं आदि इन प्रश्नों का माध्यम उत्तर देना नहीं है, बल्कि नैतिकता का माध्यम है। कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं हैं कुछ नैतिकता के विकास से वो कहानी थी जिसके बारे में हम पढ़े कि कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास के बारे में बताने की कोशिश किया। कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास की कुछ अवस्थाएं दी। अलग अलग आयु वर्ग से ये सवाल पूछने पर कोहलबर्ग को भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर मिले। साक्षात्कार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। यह नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है। इस चरण में क्या सही है और क्या गलत है, इस पर बाहर से मिलने वाली सजा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। चरण 1, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। नैतिकता इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। यह नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे ये मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे। भय से नैतिकता आती है। ये भी कोहलबर्ग ने चिंतन के द्वारा बताया। अपने चिंतन में रूढ़िपूर्व अवस्था में है यह दंड। नेक्स्ट रूढ़िपूर्व में सेकंड चरण है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। यह रूढ़िपूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यह बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुसार काम करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच ये कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरे की कोई इच्छा पूरी कर दें तो वे भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। अब सेकंड है, यह तो फर्स्ट के 2 चरण थे दोस्तों, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता के। अब सेकंड है रूढ़िगत चिंतन। फर्स्ट अपना था दंड रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन था, अब रूढ़िगत चिंतन में है। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। देखा गया है कि अक्सर बच्चों को व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। इसमें चरण है तीसरा चरण है उत्तम लड़का अच्छी लड़की की उन्मुक्तता। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार बनाते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहारों के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनाते हैं। चरण 4वां है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुक्तता। यह कोहलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती हैं। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। अब गए हैं रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन किस प्रकार किया गया। पहले था आपने रूढ़िपूर्व, फिर था रूढ़िगत, अब है रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन कैसे किया। ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की 5वीं अवस्था है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं। उसके बाद अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। सामाजिक अनुबंध
उन्मुक्तता यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की 5वीं व्यवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति ये सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो जाते हैं। ये सामाजिक अनुबंध उन्मुक्तता में कोहलबर्ग सिद्धांत की 5वीं व्यवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति ये सोचने लगते हैं कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वह किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्य का संरक्षण करता है। नेक्स्ट अपने छठा चरण है सार्वभौमिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्तता। यह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों को सबसे ऊंची और छठी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति ये तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। तो आगे पढ़ते हैं हम कैरोल गिलिकन की विवेचना। कैरोल गिलिकन क्या कहते हैं डर और देखभाल का दृष्टिकोण में। कैरोल गिलिकन की आलोचना के अनुसार कोहलबर्ग के सिद्धांत लिंग भेद पर आधारित हैं। गिलिकन का कहना है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत पुरुष रिवाजों पर आधारित हैं, जो कि सिद्धांतों को आपसी संबंधों से ऊपर रखते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं। साथ ही कोहलबर्ग के दृष्टिकोण में नैतिकता न्याय पर आधारित है, परंतु गिलिकन का मानना है कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों में देखभाल के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया है। उन्होंने आपसी संबंध, एक दूसरे की चिंता की भावना, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना को अपनी नैतिकता में कोई स्थान नहीं दिया। गिलिकन के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोहलबर्ग स्वयं पुरुष हैं और उनके सिद्धांत पुरुषों पर किए गए शोध व उनके जवाबों पर आधारित हैं। जबकि गिलिकन ने जब 6 साल से 18 साल की लड़कियों के जवाबों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि लड़कियां मनुष्य के आपसी संबंधों के आधार पर नैतिक सुविधा का निर्णय लेती हैं, परंतु कुछ अध्ययन ने नैतिक निर्णय में लिंग भेद के होने पर शंका जताई है। उनके अनुसार नैतिक निर्णय में ये भेद बहुत कम होते हैं। पुरुष और महिला दोनों आपसी संबंधों वाले दुविधाओं को देखभाल के दृष्टिकोण से हल करते हैं और सामाजिक दुविधाओं को न्याय के दृष्टिकोण से हल करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपनी बच्चे और बचपन की 5वीं इकाई, जो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। इसमें हमने संवेगों से संबंधित अध्ययन किया, संवेग की विशेषताएं देखी, संवेगों का उपयोगिता देखी, फिर संवेगों के घटक देखे, बाद में लगाव का सिद्धांत देखा। लगाव के सिद्धांत के बारे में लगाव के सिद्धांत पर हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का। दोस्तों, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत से पहले हमने एरिक्सन के सिद्धांत की अवस्थाएं पढ़ी थी। एरिक्सन का सिद्धांत जो कि नैतिक विकास से संबंधित था। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।